बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 21 में न्यूक्लियर फिजिक्स में हाफ लाइफ वाला टॉपिक जो है उसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं जी, जिसमें हम आज इस लेसन में दो मेन पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे। जिसमें सबसे पहला ये कि हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय हाफ लाइफ, एंड सेकेंडली वी विल सी इंशाल्लाह दैट हाउ यू कैन डिके, फाइंड आउट कि कितना ज़्यादा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकम्पोज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। ये आपके सामने एक जी क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक शहर है जिसमें कि आप देख लें काफ़ी सारी आबादी है, करोड़ों की तादाद के अंदर लोग रहते हैं। सो लेट अस सी के यहाँ पर ऑन एवरेज एक दिन में 10 लोग जो हैं उनकी डेथ होती है। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल लेट्स से कि ये डाटा जो हमने हासिल किया, ये डाटा गुज़श्ता कोई 2-3 साल के शुमारियात की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा किया गया। तो ये समझना कि इससे ये प्रिडिक्ट करना कि आने वाले दिन के अंदर मज़ीद 10 लोगों की डेथ हो सकती है, ये तो बताना आसान है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि कौन से 10 ऐसे लोग होंगे जिनकी डेथ होगी, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसीलिए जब हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं, मुझे बताएंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडियो एक्टिव डीके क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय रेडियो एक्टिव डीके? शाबाश, सर अगर उसमें से बीटा बीटा अल्फा या गामा रेज खारिज हो तो। वेरी गुड उमर। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा या गामा रेज जो हैं वो खारिज होती हैं, उसके नतीजे के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज खारिज होती हैं, तो मटेरियल में एक चेंज आता है, लाइक इट वो एक बड़े एलिमेंट से एक छोटे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें एक बिगर एलिमेंट से स्मॉलर एलिमेंट के अंदर कन्वर्जन का प्रोसेस है, जो कि स्पॉन्टेनियस है, यानी ये जो प्रोसेस है ये खुद ब खुद कुदरती तौर के ऊपर परफॉर्म होता है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन दोज एलिमेंट्स जिनका कि एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, वो कुदरती तौर पर अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन खारिज करते रहते हैं और एक बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस दौरान जब क्योंकि ये रेडिएशन खारिज कर रहे होते हैं, तो हमें इनकी डीकम्पोजिशन का अंदाज़ा इनकी रेडिएशन के इखराज से पता चलता है कि किस रेट से ये रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। सो हम बेसिकली इस एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि वो वक्त, अगर आप इस एग्जाम्पल से मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताएंगे बेटा आसान उर्दू में? वो जी जी वक्त बताएं। जिसमें किसी मटेरियल के आधी क्वांटिटी रह जाए उसे हाफ लाइफ कहते वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जी। यानी हाफ लाइफ से मुराद है, जिस तरह उमर ने इसका जवाब दिया है तो उमर की जवाब का उमर ही ये यानी वो उमर है, वो वक्त का वक्फा है जिसके दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधे जो एलिमेंट्स हैं वो टूट जाते हैं। द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टू डीकम्पोज इज नोन एज हाफ लाइफ। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं हाफ लाइफ के हवाले से, तो हम उनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह मजीद आगे भी बात करता रहूंगा, वो ये है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंप्लीटली डिके नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि हर हाफ लाइफ के पीरियड के बाद उसके अंदर एटम्स की तादाद आधी होती जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है, लाइक मैं एक नंबर लेता हूँ जिसकी कीमत है 5,10,000 करोड़ 100 रुपया, ये जी उसकी कीमत है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एंड आई वांट टू मेक दिस नंबर जीरो। तो इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। वेरी गुड, सर शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक बताया सागर आपने। बिल्कुल जी, जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये एलिमेंट, ये नंबर भी जीरो होगा। लेकिन अगर आप हाफ लाइफ को समझें तो हाफ लाइफ में हम यहां पर जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम लगातार
हर हाफ लाइफ के पीरियड के बाद एटम्स की तादाद आधी होती जाएगी। सो अब मैं इसको हाफ करता रहूं, हाफ करता रहूं, तो इसका कभी भी जवाब 0 के बराबर नहीं आएगा। सो दैट इज वाई रेडिएक्टिव एलिमेंट के अंदर जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसमें एटम्स की तादाद आधी तो होती रहेगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज हो जाए। सो इन ऑर्डर टू decompose a radioactive element completely we require infinite time। तो एक लामहदूद वक्त चाहिए किसी भी रेडिएक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर टूटने के लिए। आगे चलते हैं जी। देयर इज सम मैथमेटिकल रिलेशन। ये मैथमेटिकल रिलेशन को देखें बच्चों आप, तो पहला वाला पॉइंट ये है कि डेल्टा एन से क्या मुराद है। डेल्टा एन से मुराद है वो एटम्स की तादाद जो कि डीकम्पोज हो रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर डीकम्पोजिंग, यानी टूटने वाले एटम्स की तादाद। वेयरएज एन नोट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, अब अगर किसी शहर की आबादी ही बहुत कम है तो उसके अंदर डेथ रेट भी स्लो होगा। मसलन लोग कम है, एटम्स कम है, तो डिकम्पोज भी कम होंगे, डेथ्स भी कम होगी। सो अगर किसी शहर की आबादी है लेट्स से अ लार्ज नंबर विच इज लेट्स से इन मिलियंस, 10 मिलियन उसकी आबादी है, सो जब तादाद इतनी ज्यादा होगी तो उसके अंदर डेथ रेट भी जाहिर है, ज्यादा लोग हैं तो मरने के वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा हो सकती है। जबकि अगर कहीं किसी शहर की आबादी ही 100 है, तो आबादी ही 100 है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर 1000 लोगों की डेथ हो। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, ग्रेटर विल बी द एटम्स डीकम्पोजिंग। बाद जी इसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद यहाँ पर लैम्डा आ रहा है। लैम्डा बेटा रिप्रेजेंट करेगा आपके डीके कांस्टेंट को। सो लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग डीके कांस्टेंट। अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाऊं, सो यू विल फाइंड कि ये जो फैक्टर है ये इस साइड पर आके बेटा तकसीम हो जाएगा। इट विल गेट डिवाइडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी। सो इसको रीअरेंज करें जी। इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ एन नोट से तकसीम कर देता हूँ। सो ये एन नोट के साथ माइनस क्यों आ रहा है? बेटा माइनस का साइन यहाँ पर ये जाहिर कर रहा है, वेरी गुड, कि जो आपके एटम्स की तादाद है वो दर्जा बदर्जा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डेल्टा is a term which represents a change. This change can either be positive or it can be negative. So positive means an increase in number and negative mean a decrease in number. तो चूंकि एटम्स की तादाद बाय द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, लिहाजा ये नेगेटिव साइन हमने लिखा है विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा जी, सो यू विल फाइंड कि ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा बेटा, एन नोट नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर? ये फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ एटम्स विच आर डिकेइंग, टूटने वाले एटम्स की निस्बत, फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम। तो यही इसकी तारीफ है। द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिके कांस्टेंट। इसके यूनिट्स होते हैं पर सेकंड, पर सेकंड, क्योंकि आप देखें नंबर डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, सो टाइम इज इन द डिनोमिनेटर, सो 1/सेकंड, सो इसके यूनिट्स हैं पर सेकंड। ले जी, इसके बाद हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इट इज टेकन फ्रॉम योर एक्सरसाइज एक्चुअली। If a nucleus has half-life of 1 year, does this mean that it will be completely decayed after 2 years? अगर एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ एक साल है, वेरी तो गुड, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 साल बाद मुकम्मल डिके हो जाएगा? जी वेरी गुड जी। हमारे पास एक एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ का टाइम जो है, हाफ लाइफ को बेटा हम लिखते हैं T1/2 से। मैं इसकी डेनोटेशन अभी आपके सामने रखता हूं, दैट इज डिनोटेड बाय T हाफ। अब सवाल उसका ये है
कि अगर तो उसकी हाफ लाइफ का वक्त है 1 साल, 1 ईयर, तो बेटा 2 साल बाद कितनी हाफ लाइफ पूरी हो चुकी होंगी? पहली हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स? हाफ बचेगा। हाफ बचेगा, वेरी गुड। और जो दूसरी हाफ लाइफ है, जब दूसरी हाफ लाइफ होगी तो इस हाफ का भी फर्दर क्या हो जाएगा जी? इस हाफ का भी 1/4 तो ये हाफ तो ऑलरेडी यहाँ पर डिके हो गया है, लेकिन दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये जो हाफ बचा था ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। सो आपके पास जो रिमेनिंग एटम्स की तादाद रहेगी वो 1/4 होगी। सो अब मुझे बताएं कि क्या ये एटम मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो गया है? तो जवाब है नहीं। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज होना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए लामहदूद वक्त चाहिए। तो आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 1 साल है, तो 2 सालों के बाद महज इसकी एटम्स की तादाद 1/4 होगी, यह मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं होगा। ले जी आगे चलते हैं जी। ये टेबल बेटा मैंने स्केच किया था आपके सामने। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द पैराग्राफ्स व्हिच इज रिटन इन डिटेल, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। तो इस पैराग्राफ में मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको इस टेबल की शक्ल दे दूं, तो हम इस टेबल को समझ लें। बेटा जब पहली हाफ लाइफ मुकम्मल होती है, तो पहली हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स की तादाद है वो हो जाती है कितनी? आधी, हाफ। जब सेकंड हाफ लाइफ होती है, सो इफ आई कैन स्केच अ सर्कल लाइक आई डिड इन द प्रीवियस स्लाइड, सो पहले हाफ लाइफ के बाद एटम्स की तादाद हो जाएगी हाफ। जबकि दूसरी हाफ लाइफ के बाद यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ एटम्स विल फर्दर डीकम्पोज, और ये एटम की तादाद बेटा कितनी बच जाएगी? रिमेनिंग एटम की तादाद होगी 1/4। सो पहले के बाद 1/2 बचा था फ्रैक्शन, नाउ वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 1/4 फ्रैक्शन। और थर्ड हाफ लाइफ के बाद यू विल फाइंड कि इट विल बी 1/8, यानी इसका भी फर्दर हाफ हो जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग लाइक दिस मच ऑफ फ्रैक्शन रिमेनिंग, 1/8। तो इसको अगर हम एक जेनेरिक फॉर्म दें तो यू कैन सिंपली सी कि जब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 कंप्लीट हुई थी, सो हाफ की पावर 1 थी। जब बेटा 2 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हुई हैं, वी हैव द पावर ऑफ half fraction raised to the power 2, and when 3 half lives have been completed, you can see that the power is raised to the level of 3. so अगर n half lives complete हों, then in that case आपके यहाँ पर जो हाफ की पावर है वो 1/n होगी। so generically अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो मैं ये n का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं। ये n क्या है? दिस n इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर रिमेनिंग, यानी एटम्स के ब्रेक डाउन होने के बाद जितने एटम्स बचते हैं, रिमेनिंग एटम्स की तादाद वो बेटा कैपिटल N के साथ जाहिर की जा सकती है। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सो n क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स विच आर रिमेनिंग। यहाँ पर n नोट है इब्तिदा में, इनिशियली जितने एटम्स की तादाद थी, और हाफ, जाहिर है हर हाफ लाइफ के बाद एटम्स की तादाद आधी हो जाएगी। तो जितनी हाफ लाइफ्स की तादाद बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा हाफ लाइफ्स पूरी होती जाएंगी, उतना ही एटम्स की तादाद में कमी होती रहेगी। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब एक ग्राफ है, उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ जा रहे होंगे। सो लेट अस सी दैट ग्राफ एज वेल। सो लेट्स से कि हमने इतने एटम्स की तादाद से स्टार्ट किया, तो पहली हाफ लाइफ के बाद बेटा एटम्स कितने हो जाएंगे? हाफ। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एटम्स की तादाद कितनी रह जाएगी? हाफ ऑफ हाफ मीन्स 1/4। जब थर्ड हाफ लाइफ पूरी होगी, थर्ड हाफ लाइफ के बाद यू विल फाइंड ये 1/8 हो जाएगा। सो एक्सपोनेंशियली ये डिकम्पोज होगा। सो दिस sort of graph is known as an exponential graph.
सो ये एक्सपोनेंशियली डिकम्पोज होगा और एटम्स की तादाद आधी आधी होती रहेगी, लेकिन किसी भी नुक्ता पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी वाई वाला वेरिएबल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। सो n विल नेवर एवर बी इक्वल टू 0। इसकी वजह यह है कि एटम्स की तादाद हाफ होती जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कभी भी ये डिकम्पोज नहीं होगी। सो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है एंड एज वेल एज दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सो कीप इट इन माइंड। अब हम फाइनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें जी, आपको यहाँ पर ये कौन नजर आ रहा है? ये समझ लें कि हम यहाँ पर अगर देखें, मुजम्मिल है सर। मुजम्मिल है हमारे साथ। मुजम्मिल बेटा आपकी आवाज सुने हुए बहुत ना अच्छा करो लगा। सर। मुजम्मिल के बगैर हमारी फिजिक्स की क्लास बिल्कुल नामुकम्मल होती है। मुजम्मिल को फिरौन की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। मुजम्मिल जो था ये दुनिया से कटा हुआ था, किसी जंगल में बियाबान में इसने खुदाई की, नतीजतन उसकी हड्डियां मिली हैं, फिरौन की हड्डियां मिली हैं। सो अब ये कितने साल पुरानी हड्डियां हैं, अगर ये मालूम करना है तो बेटा ये खासा मुश्किल काम है। सो ये जो काम है ये आप कर सकते हैं। किसकी मदद से किया जा सकता है जी? ये किया जाता सकता है बाय एस्टिमेटिंग। ये एस्टिमेट करके कि इस एलिमेंट में कितनी हाफ लाइफ पूरी हो चुकी हैं, कार्बन 14 की, कार्बन 14 की या पोटाशियम 40 की। और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका जिनकी एक्टिविटी को हम चेक कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स उसमें, कितने ज्यादा एटम्स उसके अंदर डीकंपोज हो जाएं। ये हमें कैसे पता चलता है? वैसे ये बेटा हमें पता चलता है, यानी ये जो आपको एलिमेंट नजर आ रहा है ना, इसमें से खारिज हो रही होती है रेडिएशन, और हम एक वक्त में सिर्फ उसके अंदर मौजूद एक एलिमेंट से खारिज होने वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जूं जूं टाइम गुजरता जाता है, जूं जूं हाफ लाइफ की तादाद ज्यादा होती जाती है, तो जो यहाँ पर रेडिएशंस का इखराज है वो स्लो होता रहता है। सो ये कितना स्लो है ये हमें एस्टिमेट करने में मदद देता है कि इसके अंदर कितनी हाफ लाइव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी हर एलिमेंट का, कार्बन का, पोटाशियम का, कोबाल्ट का डीके कांस्टेंट एक मुस्तकिल है। सो हम सिंपली अगर मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे एंड वंस वी नो कि इसके अंदर कितनी हाफ लाइफ पूरी हो चुकी हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी है, ये कितने साल पुराना डायनासोर है, ये कितने साल पुरानी हड्डियां हैं, ये इंसान या ये जानवर कितने साल पुराना है। सो वी कैन एस्टिमेट द एज बाय यूजिंग द रेडिएक्टिव एलिमेंट। अभी तक आपने वो वाले एलिमेंट्स देखे थे जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होते हैं। सो दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, ये तो कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 82। दीज एलिमेंट्स आर जनरली स्टेबल। जो 82 से ज्यादा होते हैं वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो कि 82 से कम एटॉमिक नंबर रखते हैं, दे आर जनरली स्टेबल। तो इन एलिमेंट्स को जो कि स्टेबल हैं, नॉर्मली विच आर स्टेबल, इनको भी हम अनस्टेबल बना सकते हैं। किस तरह से? न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करके। सो दोज एलिमेंट्स विच आर नेचुरली स्टेबल। जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं तो बेटा कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास नंबर है 12। सो इसका एटॉमिक नंबर 82 से बहुत कम है, सो इट इज नेचुरली स्टेबल। बट इफ वी बम्बार्ड
alpha, beta or gamma particles over this stable element, so we can make this element unstable. और आपने देखा इसका एक आइसोटोप है जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, 14 शाबाश, कार्बन 14 की. सो कार्बन 14 वाला जो आइसोटोप है, दिस इज अ रेडियो आइसोटोप विच इज अनस्टेबल, और ये रेडिएशन खारिज करता है. अब मुझे बताएं, ये जो बॉम्बार्डमेंट मैंने की है ये मैंने खुद किया. क्योंकि ये नेचुरल सर नहीं एक क्वेश्चन है सर. इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडिएक्टिव एलिमेंट. जी बेटा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी सर इसमें लॉजिक क्या है कि जो 82 है, 82 से जो अबव है वो अनस्टेबल यानी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, और जो 82 से कम है वो स्टेबल है. मतलब इसमें लॉजिक क्या है, वो क्यों रेडियोएक्टिव होते हैं और ये क्यों अनरेडियोएक्टिव होते हैं, ये जो 82 से कम होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर. जी बेटा अहमद शाह, बहुत खूबसूरत सवाल पूछा आपने. बिल्कुल ठीक जी. बेसिकली बच्चों होता ही है कि वी टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, वी टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. जब हमने बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था बच्चों, तो आपको याद होगा हमने ये कहा था that we find the element which is in the middle of the periodic table, like iron is the most stable among the most stable elements of periodic table. तो हमने ये देखा था कि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिएक्टिव एलिमेंट है. और आपने ये भी मालूम किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर लो है, जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह, ये बच्चों अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं. अनस्टेबिलिटी हमें कैसे मालूम होती है? क्योंकि बेटा जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ज्यादा बेहतर होती है. अगर आप इस ग्राफ को देखें जो कि हमने रिसेंटली पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में, तो ये एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा हैं 82 से, इनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो ऐसी बैलेंस नहीं होती. सिंस देयर बाइंडिंग एनर्जी इज लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी का कम होना इस बात की दलील है कि इन एलिमेंट्स को तोड़ना या इनके टूटने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है. बेसिक पर इसका रीजन बेटा यही है, ड्यू टू लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे आर अनस्टेबल. फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं जी. यू कैन सी 2 ऑफ द डायग्राम्स. तो मैं बात करना चाहता जी कि आर्टिफिशियल रेडिएक्टिव एलिमेंट, या जिनको हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं, ये इस्तेमाल भी कहीं होते हैं या नहीं? तो बच्चों इनका न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर इंतहाई अहम रोल है. दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर मेडिसिन. तो आपने ये आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा बॉडी का पार्ट ऐसा है जो कि कैंसर ज़दा है, तो उसके लिए हम इंजेक्ट करते हैं एक मुनासिब रेडियोएक्टिव आइसोटोप. जैसे मैं अभी आपको टेबल शो कर रहा हूं जिसमें कोबाल्ट 60 जो है ये रेडियोथेरेपी में यूज होता है. आयोडीन 131, ये मैं मिसाल लेता हूं. ये बेटा जब इंजेक्ट किया जाता है ना, तो इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा आपके थायराइड ग्लैंड्स के साथ है जो गले में होते हैं. आपके गले में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं. आयोडीन 131 जब इंजेक्ट की जाती है तो ये ज्यादातर एब्जॉर्ब की जाती है बाय योर थायराइड ग्लैंड्स. वो हिस्सा जो कि कैंसर ज़दा है, वहां पर आयोडीन 131 नॉर्मल से ज्यादा जज्ब होगी. तो जब ज्यादा जज्ब होगी तो वहां से रेडिएशंस का इखराज भी ज्यादा होगा. द रेडिएक्टिविटी विल बी ग्रेटर एज वेल. आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि कैंसर ज़दा हैं, क्योंकि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ नॉर्मल रेट से बहुत तेज होती है, इसलिए वो हिस्सा लोकेट हो जाएगा.